तो आप सभी का स्वागत है साइंस मित्र सजल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर 3। आज देखने वाले हैं कि जो अनादर्श विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अनादर्श विलयन। अनादर्श दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। और क्या होता है, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो यहां पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन में क्या आता है, यहां पर क्या होता है, प्रायोगिक, प्रायोगिक रूप से मापा गया दाब तथा राउल्ट के नियम से मापा गया दाब यहाँ पर क्या होता है, प्रायोगिक रूप से मापा गया दाब राउल्ट के नियम से मापा गया दाब से अधिक होता है, अधिक होता है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रायोगिक, प्रायोगिक रूप से मापा गया दाब राउल्ट के नियम से मापा गया दाब से कम होता है, कम होता है। और यहाँ पर क्या होता है, विलेय, विलेय विलायक, विलायक के मध्य अंतक्रिया बल विलेय विलायक से अधिक होता है, अधिक होता है। और यहाँ पर क्या होता है, विलेय, 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 विलेय तथा विलायक, विलायक के मध्य अंतक्रिया बल, अंतक्रिया बल विलेय विलायक, विलेय विलायक से कम होता है, विलेय विलायक से कम होता है। अब यहाँ पर क्या आता है, विलयन का जो आयतन में परिवर्तन है वो धनात्मक होता है। और क्या आता है, विलयन का जो एंथैल्पी में परिवर्तन है
वो भी धनात्मक होता है। और यहाँ पर क्या होता है, विलयन का आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होता है और विलयन का एंथैल्पी में परिवर्तन भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। विलयन का एंथैल्पी में परिवर्तन भी यहाँ पर ऋणात्मक होता है। यहाँ पर धनात्मक विचलन में एग्जाम्पल में आता है बेंजीन तथा एसीटोन का विलयन, और आता है एसीटोन और एथिल अल्कोहल का विलयन। ये विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का उदाहरण है। यहाँ पर राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल है एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म। एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म और क्या एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है एसीटोन तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का जो विलयन है उसका एग्जाम्पल है, और ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन के विलयन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आता है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में ग्राफ। इसका जो ग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। धनात्मक विचलन में यहाँ पर मान लिए जो XA है वो 1 के बराबर है और XB जो है वो 0 है, और यहाँ पर XA जो है वो 0 है और XB जो है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पर होना तो चाहिए था पूरा एकदम सीधा, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये P0, यहाँ पर धनात्मक विचलन में क्या होता है, कुछ जो ये एक आदर्श स्थिति का जो दाब है उससे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्या है, यहाँ पर PA और यहाँ पर PB। यहाँ पर जो PA है वो बराबर होता है P0A XA के, और यहाँ पर जो PB है वो बराबर होता है P0B XB के, और यहाँ पर जो P टोटल होता है, यहाँ पर चूँकि बराबर होना चाहिए था लेकिन बराबर होता नहीं है, यहाँ पर धनात्मक विचलन में उससे ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर P टोटल जो है वो P0A XA प्लस P0B XB से यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो ये होता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का ग्राफ। अब यहाँ पर आता है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर वही मान लेंगे XA बराबर 1 और XB बराबर 0। यहाँ पर XA बराबर 0, XB बराबर 1। यहाँ पर भी होना चाहिए था कुछ इस प्रकार, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, होना चाहिए था एकदम सीधा लाइन, पर ऐसा होता नहीं है। ऋणात्मक विचलन में ये नीचे की ओर झुक जाता है। ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, नीचे की ओर
झुक जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये PA का दाब है और ये PB है, और यहाँ पर ये जो PA है वो लेस देन होता है P0 A x A से, और यहाँ पर PB जो होता है वो लेस देन होता है P0 B x B से, और यहाँ पर जो P टोटल होता है वो लेस देन होता है P0 A x A प्लस P0 B x B के। ठीक है, यहाँ पर अब बोलेंगे जो PA है और PB है ये क्या है। तो PA जो है ये जब उस विलयन में सिर्फ और सिर्फ A घटक था तब इसका वाष्प दाब, तब यहाँ पर जो B घटक है वो 0 था, और यहाँ पर PB क्या है, जब विलयन में B घटक था तब उसका वाष्प दाब, और यहाँ पर जो PA है उससे ज़्यादा PB क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में मान लिए हैं कि जो PA है वो PB से कम है, मतलब B का वाष्प दाब जो है वो A से ज़्यादा है, ये मान लिए हैं इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पर ये दोनों राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का ये ग्राफ है और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का ये ग्राफ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है अनुसंख्यक गुणधर्म, और ये अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति पर, उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और ये अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अनुसंख्यक गुणधर्म के यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे। विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति पर विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। अब ये अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। उसके बाद आता है क्वथनांक का उन्नयन। उसके बाद आता है क्वथनांक का उन्नयन। उसके बाद आता है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। फिर आता है परासरण दाब। ठीक है, ये 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं जिसको डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है, उसका पहला अनुसंख्यक गुणधर्म वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का
आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। यहाँ पर कोई पात्र है, मान लिए कोई पात्र है, उस पर सबसे पहले ए घटक है जो कि शुद्ध अवस्था में है, ए घटक है इस पर अभी, और यहाँ पर पी ए दाब आंतरित कर रहा है, यहाँ पर पी ए दाब आंतरित कर रहा है इसके सतह पर पात्र के। तो यहाँ पर तब दाब क्या होगा, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं जो ठोस हो सकता है, यहाँ पर मान लिए अवाष्पशील विलेय भी मिला दिए यहाँ पर, तब इस पर जो वाष्प दाब में जो कमी आया उसको शुद्ध अवस्था में जितना वाष्प दाब था उसके सापेक्ष में जब लेते हैं तो उसे ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पर जब किसी शुद्ध विलायक वाले विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब में कमी आता है। क्या आता है, कमी आता है। इस कमी को शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष लिया जाए तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं राउल्ट के नियम से जो पीए है वो पी नॉट ए एक्स ए होगा। अब हम लोग जो अवाष्पशील विलेय मिलाए उसका हमको जो आणविक द्रव्यमान है वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं किसी भी विलयन में जो यहाँ पर ये क्या है, मोलंस है, तो मोलंस जो उस विलयन में सभी घटकों का मोलंस का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ये जानते हैं हम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर लिख सकते हैं पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर पी नॉट को अंदर में गुना कर देंगे तो पी नॉट माइनस पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इस तरफ और इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इधर और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड में आ जाएगा पी नॉट ए। तो यही जो होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स बी को एन बी डिवाइड बाई, यहाँ पर मोलन्स निकालने का फॉर्मूला जानते हैं कि उस घटक का मोल डिवाइड में विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का योग होता है। तो यहाँ पर एन ए प्लस एन बी होगा। अब यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड में पी नॉट ए आ जाएगा। यहाँ पर जो विलयन है उसमें अवाष्पशील विलय की मात्रा बहुत सूक्ष्म है। तो यहाँ पर नीचे में यहाँ पर मान लें 1000 लीटर है, उसमें से कुछ मिलीलीटर है यहाँ पर, तो उसको नगण्य मान सकते हैं ना। तो यहाँ पर इसको नगण्य मान लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एन बी बटा एन ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड में पी नॉट ए होगा। फिर यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एन बी बराबर क्या होता है, मोल दिया हुआ द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है। तो डब्ल्यू बी दिया हुआ द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान एम बी, और यहाँ पर फिर एन ए क्या होगा, डब्ल्यू ए डिवाइड में एम ए हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, बराबर में पी नॉट ए माइनस क्या था, पी ए डिवाइड में पी नॉट ए था। अब यहाँ पर ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, डब्ल्यू बी बटा एम बी गुना डब्ल्यू ए, ऊपर में गुना हो जाएगा एम ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड में पी नॉट ए। तो यहाँ पर ये फाइनल फॉर्मूला होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।